नमस्कार दोस्तों, 11 मार्च 2025 सुबह लगभग 9 बजे पाकिस्तान के क्वेटा से जाफर एक्सप्रेस पेशावर के लिए रवाना होती है। इस ट्रेन को दोपहर 1:30 बजे बलूचिस्तान के सिबी शहर पहुंचना था। ट्रेन जहां से गुजर रही थी वह पहाड़ी इलाका है और यहां 17 सुरंगें हैं, जिस कारण ट्रेन की रफ्तार को धीमा करना पड़ा, जिसका फायदा उठाकर बलूच लिबरेशन आर्मी ने टनल नंबर 8 के पास रेलवे ट्रैक को उड़ा दिया। इससे ट्रेन पटरी से उतर गई और ट्रेन को हाईजैक कर लिया गया। इस हमले को बलूच लिबरेशन आर्मी ने पूरी प्लानिंग के साथ अंजाम दिया। उसने इस हमले के लिए अपने सबसे घातक लड़ाके मजीद और फतेह ब्रिगेड को तैयार किया था। इस ट्रेन में लगभग 500 यात्री सवार थे, जिनमें बड़ी संख्या में पाकिस्तानी सेना, पुलिस, ISI और ATF के जवान शामिल थे। लेकिन बलूच लिबरेशन आर्मी ने बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को छोड़ दिया और बचे हुए 214 लोगों को बंदी बना लिया। अब बलूच लिबरेशन आर्मी ने सभी 214 बंधकों को मारने का दावा किया है। उसके द्वारा जारी एक बयान में बताया गया है कि मारे गए सभी 214 बंधक पाकिस्तानी सेना के जवान थे। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना ने दावा किया है कि उसके ऑपरेशन में सभी 33 बलूच लिबरेशन आर्मी के लड़ाकों को मार दिया गया है और सभी बंधकों को छुड़ा लिया गया है। हालांकि पाकिस्तानी सेना ने बंधकों की रिहाई या BLA को हुई क्षति के बारे में कोई वीडियो या तस्वीर जारी नहीं की है, तो इससे पाकिस्तानी सेना के दावे में सच्चाई नजर नहीं आ रही है। बलूच लिबरेशन आर्मी के मुखिया डॉक्टर अल्लाह नजर एक गोल्ड मेडलिस्ट डॉक्टर हैं। उन्होंने एक ऑडियो संदेश जारी करते हुए इस ट्रेन हाईजैक के पीछे की वजह बताते हुए कहा है कि पाकिस्तान सेना के अत्याचार और बलूचिस्तान प्रांत के संसाधनों के शोषण ने उन्हें यह कदम उठाने के लिए मजबूर किया है। दशकों से पाकिस्तानी सेना द्वारा उनका शोषण किया जा रहा है। हम जो युद्ध लड़ रहे हैं वो न्याय और अस्तित्व की लड़ाई है। यह युद्ध बलूचिस्तान की माताओं और बहनों के लिए है। हम मातृभूमि के लिए अपना खून बहा रहे हैं। इस ट्रेन हमले के 5 दिन बाद 16 मार्च 2025 को पाकिस्तानी सैनिकों का एक काफिला बलूचिस्तान के क्वेटा से ताफ्तान जा रहा था। इस दस्ते में 8 बसें थी। जब यह दस्ता बलूचिस्तान के नौशकी जिले में पहुंचा तो इस पर एक जोरदार हमला होता है, जिसमें 90 पाकिस्तानी सैनिकों की मौत का दावा किया गया है। इस हमले की जिम्मेवारी भी बलूच लिबरेशन आर्मी ने ली है। दोस्तों, बलूच लिबरेशन आर्मी पाकिस्तानी सेना पर अटैक क्यों कर रही है और बलूचिस्तान और पाकिस्तान के बीच चल रहे इस संघर्ष के पीछे क्या कारण है, यह जानने के लिए बलूचिस्तान और पाकिस्तान के इतिहास को जानना बहुत जरूरी है। दोस्तों, आज जहां बलूचिस्तान है उस जगह का इतिहास करीब 9000 साल पुराना है। तब यहां मेहरगढ़ नामक एक शहर हुआ करता था, जो सिंधु सभ्यता का एक प्रमुख शहर था। लगभग 3000 साल पहले जब सिंधु सभ्यता का अंत हुआ तो यहाँ के लोग सिंध और पंजाब के इलाके में बस गए। इसके बाद ये शहर वैदिक या सनातन सभ्यता के प्रभाव में आया। यहाँ पर हिंदुओं की प्रमुख शक्तिपीठ में से एक हिंगलाज माता का मंदिर भी है, जिसे पाकिस्तान में नानी का हज भी कहा जाता है। समय के साथ ये शहर बौद्ध धर्म का भी एक प्रमुख केंद्र बना। 7वीं सदी में जब अरब हमलावरों ने इस इलाके पर हमला किया तो यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रभाव बढ़ा। दोस्तों, साल 1540 की बात है। भारत के पहले मुगल शासक के बेटे हुमायूं को शेरशाह सूरी ने युद्ध में हरा दिया था। हुमायूं भारत से भागकर फारस यानी ईरान पहुंच गए। यहाँ बलूच कबीलाई लोगों ने इन्हें शरण दी। 1545 में शेरशाह सूरी की मौत हो गई। इस मौके का फायदा उठाकर हुमायूं ने भारत वापस लौटने की योजना बनानी शुरू कर दी, जिसमें बलूचिस्तान के कबीलाई सरदारों ने उनकी मदद की। बलूचों का साथ पाकर साल 1555 में हुमायूं ने दिल्ली पर फिर से नियंत्रण कर लिया। दोस्तों, साल 1659 में मुगल बादशाह औरंगजेब दिल्ली का शासक बना। उसकी सत्ता पश्चिम में ईरान के बॉर्डर तक थी, लेकिन दक्षिण में उसे लगातार मराठों की चुनौतियों से जूझना पड़ रहा था। तब बलूची सरदारों ने मुगल हुकूमत के खिलाफ विद्रोह छेड़ा और बलूच लीडर मीर अहमद ने 1666 में बलूचिस्तान के 2 इलाकों कलात और क्वेटा को औरंगजेब से छीन लिया। दोस्तों, आधुनिक बलूचिस्तान की कहानी 1876 से शुरू होती है। तब बलूचिस्तान पर कलात रियासत का शासन था। भारतीय उपमहाद्वीप पर ब्रिटिश हुकूमत शासन कर रही थी। इसी साल ब्रिटिश सरकार और बलूचिस्तान के शासक के बीच एक ट्रीटी हुई, जिसके मुताबिक अंग्रेजों ने बलूचिस्तान को सिक्किम और भूटान की तरह प्रोटेक्टोरेट स्टेट का दर्जा दिया। यानी भूटान और सिक्किम की तरह बलूचिस्तान के आंतरिक मामलों में ब्रिटिश सरकार का दखल नहीं था, लेकिन विदेश और रक्षा मामलों पर उनका नियंत्रण था।
दोस्तों 1947 में भारतीय उपमहाद्वीप में आज़ादी की प्रक्रिया की शुरुआत हुई। भारत और पाकिस्तान की तरह बलूचिस्तान में भी आज़ादी की मांग तेज हो गई। जब 1946 में यह तय हो गया कि अंग्रेज भारत छोड़ रहे हैं, तब बलूचिस्तान के शासक मीर अहमद खान ने अंग्रेजों के सामने अपना पक्ष रखने के लिए मोहम्मद अली जिन्ना को अपना वकील बनाया। बलूचिस्तान नाम से एक नया देश बनाने के लिए 4 अगस्त 1947 को दिल्ली में एक बैठक बुलाई गई। इसमें मीर अहमद खान के साथ जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू भी शामिल हुए। बैठक में जिन्ना ने बलूचिस्तान की आज़ादी की वकालत की। बैठक में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भी माना कि बलूचिस्तान को भारत या पाकिस्तान का हिस्सा बनने की जरूरत नहीं है। तब जिन्ना ने ही ये सुझाव दिया कि 4 जिलों कलात, खरान, लासबेला और मकरान को मिलाकर एक आज़ाद बलूचिस्तान बनाया जाए। 11 अगस्त 1947 को बलूचिस्तान और मुस्लिम लीग के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके साथ ही बलूचिस्तान एक अलग देश बन गया। हालांकि इसमें एक पेच ये भी था कि बलूचिस्तान की सुरक्षा पाकिस्तान के हवाले थी। आखिरकार बलूचिस्तान के शासक ने 12 अगस्त को बलूचिस्तान को एक आज़ाद देश घोषित कर दिया। लेकिन जैसे ही पाकिस्तान एक आज़ाद देश बना तो उसके मन में बलूचिस्तान पर कब्जा करने का लालच पैदा हुआ, क्योंकि बलूचिस्तान के पास अपनी सुरक्षा के लिए कोई सेना नहीं थी। बलूचिस्तान के शासक मीर अहमद खान ने अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान को समझाने के लिए वहां का दौरा किया। उन्हें उम्मीद थी कि जिन्ना उनकी मदद करेंगे। जब वो कराची पहुंचे तो वहां मौजूद हजारों बलूच लोगों ने उनका स्वागत बलूचिस्तान के राजा की तरह किया। लेकिन उनका स्वागत करने पाकिस्तान का कोई बड़ा अधिकारी नहीं पहुंचा। पाकिस्तान के इरादे में बदलाव का यह बड़ा संकेत था। अपनी किताब बलूच राष्ट्रवाद में राइटर ताज मोहम्मद ब्रेसीग ने जिन्ना और मीर अहमद खान के बीच बैठक का जिक्र किया है। बैठक में जिन्ना ने मीर अहमद खान से बलूचिस्तान का पाकिस्तान में विलय करने की बात कही। बलूचिस्तान के शासक ने जिन्ना की यह बात नहीं मानी। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान कई जनजातियों में बटा देश है, वह अकेले यह तय नहीं कर सकते। बलूचिस्तान आज़ाद मुल्क रहेगा या पाकिस्तान के साथ जाएगा, ये वहाँ की जनता तय करेगी। वादे के मुताबिक मीर अहमद खान ने बलूचिस्तान जाकर विधानसभा की बैठक बुलाई, जिसमें पाकिस्तान से विलय का विरोध किया गया। इसके बाद मीर अहमद खान पर पाकिस्तान का दबाव बढ़ने लगा। मामले को समझते हुए मीर अहमद खान ने अपने कमांडर इन चीफ ब्रिगेडियर जनरल परवेज को सेना जुटाने और हथियार गोला बारूद की व्यवस्था करने को कहा। जनरल परवेज हथियार हासिल करने के लिए दिसंबर 1947 में लंदन पहुंचे, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने उन्हें कोई सहायता नहीं दी। इस बात का फायदा जिन्ना ने उठाया। उन्होंने 18 मार्च 1948 को बलूचिस्तान के 3 क्षेत्रों खारन, लासबेला, मकरान को अलग करने की घोषणा की। राइटर दुष्का एच सैयद ने अपनी किताब एक्सेशन ऑफ कलात मिथ एंड रियलिटी में लिखा है कि जिन्ना के एक फैसले से बलूचिस्तान चारों तरफ से घिर गया। जिन्ना ने कई बलूच सरदारों को अपनी तरफ मिला लिया, जिससे मीर अहमद खान के पास कोई चारा नहीं रहा। इसके बाद मीर अहमद खान ने भारतीय अधिकारियों और अफगान शासकों से मदद के लिए अनुरोध किया, लेकिन कोई सफलता नहीं मिली। 27 मार्च 1948 को ऑल इंडिया रेडियो ने राज्य विभाग के सचिव वीपी मेनन के हवाले से कहा कि बलूचिस्तान के शासक ने भारत से विलय के लिए संपर्क किया था, लेकिन भारत सरकार ने यह मांग ठुकरा दी। हालांकि बाद में तत्कालीन गृह मंत्री सरदार पटेल और फिर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इस बात का खंडन किया। 26 मार्च 1948 को पाकिस्तानी सेना बलूचिस्तान में घुस गई। अब मीर अहमद खान के पास जिन्ना की शर्तें मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। लेकिन इस कब्जे से बलूचिस्तान की एक बड़ी आबादी के मन में पाकिस्तान के लिए नफरत पैदा हो गई। बलूचिस्तान सिर्फ 227 दिनों तक ही आज़ाद देश बना रह सका। इसके बाद मीर अहमद खान के भाई प्रिंस करीम खान ने बलूच राष्ट्रवादियों का एक दस्ता तैयार किया। उन्होंने 1948 में पाकिस्तान के खिलाफ पहला विद्रोह शुरू किया। पाकिस्तान ने 1948 के विद्रोह को कुचल दिया। करीम खान समेत कई लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। विद्रोह को तब भले ही दबा दिया गया, लेकिन ये कभी खत्म नहीं हुआ। बलूचिस्तान की आज़ादी के लिए शुरू हुए इस विद्रोह को नए नेता मिलते रहे। 1950, 1960 और 1970 के दशक में वे पाकिस्तान सरकार के लिए चुनौती बनते रहे। सन 2000 तक पाकिस्तान के खिलाफ 4 बलूच विद्रोह हुए। दोस्तों, आज बलूचिस्तान में आज़ादी का आंदोलन अपने चरम पर है। इसके पीछे पाकिस्तान सरकार और सेना की बर्बरतापूर्ण नीतियाँ जिम्मेवार हैं। बलूचिस्तान का एरिया ईरान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान तक फैला हुआ है।
सीधी भाषा में बात करें तो बलूचिस्तान के दक्षिणी पूर्वी हिस्से पर ईरान, दक्षिणी पश्चिमी हिस्से पर अफगानिस्तान और पश्चिमी भाग पर पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। सबसे बड़ा हिस्सा पाकिस्तान के कब्जे में है, जो पूरे पाकिस्तान का करीब 44% है, लेकिन यहाँ की आबादी सिर्फ 1.5 करोड़ है, जो पाकिस्तान की कुल आबादी का महज 5% के आसपास है। बलूचिस्तान में तेल, सोना, तांबा, प्राकृतिक गैस और अन्य नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार हैं, मगर इन संसाधनों का इस्तेमाल कर पाकिस्तान अपनी जरूरतें पूरी करता है और बलूचिस्तान की जनता को अपने ही क्षेत्र के नेचुरल रिसोर्सेज से होने वाली इनकम का फायदा नहीं मिलता है। यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज के खनन से मिलने वाली रॉयल्टी सिंध और पंजाब से करीब 5 गुना कम है और बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे गरीब और उपेक्षित एरिया है। यहाँ पर कैपिटा इनकम मात्र $1,106 है, जो कि राष्ट्रीय औसत से भी 38% कम है। दोस्तों, बलूचिस्तान में गरीबी ने भूखमरी को जन्म दे रखा है। पाकिस्तान के इस सबसे बड़े क्षेत्र में जनता दाने दाने के लिए तरस रही है। Pakistan is facing its worst ever food crisis, with parts of the country reporting a massive shortage of wheat and wheat flour. बलूचिस्तान पोस्ट ने कुछ समय पहले ही एक सर्वे की रिपोर्ट प्रकाशित की थी। उसके आंकड़े चौंकाने वाले रहे। उस सर्वे में बताया गया कि बलूचिस्तान में 49.6% बच्चे भूखमरी का शिकार हैं। दोस्तों, यूनिसेफ की रिपोर्ट बताती है कि पूरा बलूचिस्तान शिक्षा के क्षेत्र में काफी पिछड़ा हुआ है। यहाँ 100 में से केवल 25 लोग एजुकेटेड हैं। यहाँ मेल लिटरेसी रेट 38% है और फीमेल लिटरेसी रेट केवल 13% है। एक रिपोर्ट बताती है कि बलूचिस्तान में 59% लोगों के पास अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए पर्याप्त अवसर तक मौजूद नहीं है। इस क्षेत्र में वैसे तो 12,500 के करीब प्राइमरी स्कूल मौजूद हैं, लेकिन 7,000 स्कूलों में क्लासरूम, शिक्षक और सही इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। यहाँ 6,000 स्कूलों में केवल एक शिक्षक मौजूद है। गरीबी की वजह से यहाँ 52% लोग अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पा रहे हैं। 2022 में आए फ्लड के कारण चुनौतियां और भी बदतर हो गई, जिसके कारण 5,500 से अधिक स्कूल नष्ट हो गए। इनमें से केवल 50 स्कूल ही आज तक मरम्मत किए गए हैं। यहाँ कई एरियाज ऐसे भी हैं जहाँ के लोगों का आज भी बाहरी दुनिया से कोई कनेक्टिविटी नहीं है। यही वजह है कि बलूचिस्तान में पाकिस्तान के खिलाफ नफरत बढ़ रही है। दोस्तों, साल 2005 में बलूचिस्तान में एक ऐसी घटना होती है जिससे यहाँ आज़ादी का विद्रोह उग्र रूप धारण कर लेता है। 2005 में 2 से 3 जनवरी के दरमियान रात के समय बलूचिस्तान के सुई इलाके में पाकिस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड अस्पताल में काम करने वाली एक महिला डॉक्टर शाजिया खालिद अपने कमरे में सो रही थी। तभी एक पाकिस्तानी सेना के कैप्टन ने उसका रेप किया। कैप्टन को गिरफ्तार करने की बजाय उसका बचाव किया गया, क्योंकि वह राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का खास था। जांच के नाम पर पहले पीड़ित को एक साइकेट्रिक क्लिनिक भेज दिया गया। उस पर ही गलत इल्जाम लगाए गए। जांच के नाम पर केवल फॉर्मेलिटीज हुई। मजबूर होकर शाजिया और उसके पति पाकिस्तान छोड़कर ब्रिटेन चले गए। इस घटना के बाद बुगती जनजाति के मुखिया नवाब अकबर खान बुगती ने इसे अपने कबीले के संविधान का उल्लंघन बताया। बुगती पहले पाकिस्तान के रक्षा मंत्री रह चुके थे, लेकिन इस वक्त वे बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लीडर बन चुके थे और बलूचिस्तान के अधिकारों की लड़ाई लड़ रहे थे। इस घटना के बाद नवाब अकबर खान बुगती ने किसी भी कीमत पर बदला लेने की कसम खाई। बलूच विद्रोहियों ने सुई गैस फील्ड पर रॉकेट से हमला कर दिया। कई सैनिक मारे गए। जवाब में मुशर्रफ ने मुकाबले के लिए 5,000 और सैनिक भेज दिए। इस तरह बलूचिस्तान के 5वें विद्रोह की शुरुआत हुई। 17 मार्च की रात पाकिस्तानी सेना ने नवाब अकबर खान बुगती के घर पर बमबारी की। इसमें 67 लोग मारे गए। अकबर बुगती खान के परिवार के लोगों के मारे जाने से बलूच और भड़क गए। उनका पाकिस्तान सरकार के खिलाफ संघर्ष और तेज हो उठा। इसके बाद 26 अगस्त 2006 को भाम्बूर पहाड़ियों में छिपे अकबर बुगती और उसके दर्जनों साथियों की बमबारी में हत्या कर दी गई। अकबर बुगती की हत्या ने बलूचिस्तान की सभी जनजातियों को एकजुट कर दिया। बलूच लड़ाकों ने इसके बदले पाकिस्तान के कई इलाकों पर हमले किए।
तत्कालीन राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ की हत्या के भी प्रयास किए गए। अकबर मुक्ति के बाद बलूच लिबरेशन आर्मी का नेतृत्व नवाबजादा बलाच मीर ने संभाला, लेकिन साल 2007 में उसे भी पाकिस्तानी सेना ने मार डाला। बलूच लिबरेशन आर्मी ने साल 2009 से पंजाबियों को निशाना बनाना शुरू किया। इस साल बलूचिस्तान में 500 से ज्यादा पंजाबी मार दिए गए। इसके बाद पाकिस्तान की सेना ने सिस्टमेटिक तरीके से बलूचों को गायब करना शुरू कर दिया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पिछले 15 साल में पाकिस्तानी सेना ने 5000 से ज्यादा बलूचों को गायब कर दिया है। इन्हें या तो मार दिया गया है या फिर इन्हें ऐसी जगह कैद कर रखा है जिसकी कोई खबर नहीं है। अप्रैल 2009 में बलूच नेशनल मूवमेंट के सरदार गुलाम मोहम्मद बलूच और 2 अन्य नेताओं लाला मुनीर और शेर मोहम्मद को कुछ बंदूकधारियों ने उनके दफ्तर से अगवा कर लिया। 5 दिन बाद 8 अप्रैल को उनके शव बाजार में पड़े हुए मिले, जिन पर बहुत सारी गोलियों के निशान थे। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी इसे पाकिस्तानी फौज की करतूत मानती है। इस वारदात से पूरे बलूचिस्तान में हफ्तों तक बड़े पैमाने पर प्रदर्शनों और हिंसा तथा आगजनी का दौर चला। आखिर इसका नतीजा यह हुआ कि 12 अगस्त 2009 को कलात के खान मीर सुलेमान दाऊद ने खुद को बलूचिस्तान का शासक घोषित कर दिया और आजाद बलूचिस्तान काउंसिल का गठन किया। इस काउंसिल के धन्यवाद प्रस्ताव का जिक्र प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लाल किले के भाषण में किया। बलूचिस्तान के लोगों ने, वहाँ के नागरिकों ने जिस प्रकार से मेरा आभार व्यक्त किया है, मेरे प्रति उन्होंने जो सद्भावना जताई है बलूचिस्तान के लोगों का, मैं आज तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। दोस्तों, आज बलूचिस्तान जो विद्रोह की आग में जल रहा है, इसके पीछे चीन का भी बहुत बड़ा योगदान है। चीन ने 2013 में चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर की शुरुआत की, जिसके तहत चीन पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट को अपने क्षेत्र सिनजियांग से रेलवे और हाईवे के माध्यम से जोड़ने के लिए अब तक 46 अरब डॉलर खर्च कर चुका है। इस प्रोजेक्ट के माध्यम से चीन अपने आप को दक्षिणी पूर्वी एशिया, मध्य एशिया, खाड़ी क्षेत्र, अफ्रीका और यूरोप को भूमि और समुद्री मार्गों से जोड़ना चाहता है, ताकि वह कम से कम समय में ग्वादर बंदरगाह से कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस को अपने देश तक ले जा सके। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के पीछे चीन का एक हिडन मोटिव भी है। चीन ने पाकिस्तान को अरबों खरबों का लोन देकर उसको दबा रखा है और अब चीन इस इकोनॉमिक कॉरिडोर के माध्यम से बलूचिस्तान के नेचुरल रिसोर्सेज को अपने देश में ले जा रहा है। बलूचिस्तान के लोग इसे अपने नेचुरल रिसोर्सेज की लूट और कॉलोनियल कब्जे के रूप में देख रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप बलूच विद्रोहियों ने चीन पाकिस्तान की इन परियोजनाओं पर लगातार हमले शुरू कर दिए। 2018 में कराची स्थित चीनी एम्बेसी पर हमला हुआ, जिसमें कई लोग मारे गए। 2019 में ग्वादर के पर्ल कॉन्टिनेंटल होटल पर हमला किया गया, जिसमें चीनी इंजीनियरों को निशाना बनाया गया। बलूच विद्रोहियों ने बार बार चेतावनी दी कि चीनी परियोजनाओं को जबरदस्ती लागू करने की कोशिश की गई तो वे अपने हमले और भी तेज कर देंगे। हाल के वर्षों में बलूच विद्रोहियों और पाकिस्तानी सेना के बीच संघर्ष ने और भी गंभीर रूप धारण कर लिया है। जनवरी 2022 में बलूच विद्रोहियों ने नोशकी और पंजगुर में पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों पर हमला किया, जिसमें दर्जनों पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। फरवरी 2023 में कराची पुलिस मुख्यालय पर हमला किया गया। ग्वादर और क्वेटा में आत्मघाती हमले हुए, जिनमें सेना और सरकारी संस्थानों को निशाना बनाया गया। बलूचों की आज़ादी की जंग ने पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया है। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि बलूचिस्तान को कैसे कंट्रोल में रखा जाए। अगर हालात बिगड़ते हैं तो न सिर्फ पाकिस्तान टूट जाएगा, बल्कि चीन ने अरबों डॉलर का जो निवेश कर रखा है वो भी डूब जाएगा। इस समय सबसे ज्यादा चर्चा बलूच लिबरेशन आर्मी की हो रही है, उसके हमलों की हो रही है, पाकिस्तान सेना पर किए गए ब्लास्ट की हो रही है। हम किसी भी तरह की हिंसा को सही नहीं मान सकते, लेकिन बलूच लोगों का दर्द समझना भी जरूरी है। बलूचिस्तान अपने साथ एक ऐसी किस्मत लेकर आया है जहां पर उसे कुदरत की तो पूरी मेहरबानी मिली, लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरानों ने उसे सिर्फ धोखा दिया है। दोस्तों, बलूचिस्तान आज आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है और आज़ादी के लिए खून बहाना कोई अपराध नहीं होता। 4 जुलाई 1944 को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने बर्मा में भारतीयों की एक रैली को संबोधित करते हुए कहा था कि आज मैं आपसे एक चीज की मांग करता हूँ, सबसे बढ़कर मैं आपसे खून की मांग करता हूँ। खून ही दुश्मन द्वारा बहाए गए खून का बदला ले सकता है, खून ही आज़ादी की कीमत चुका सकता है। तुम मुझे खून दो और मैं तुम्हें आज़ादी का वादा करता हूँ।
धन्यवाद।